हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी अगर आवाज आ रही है तो प्लीज बताइएगा चैट बॉक्स पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। श्रुति जी, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? ऑल राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो देखो, ये नया इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया है और कोशिश करेंगे कि ये सक्सेसफुली जो है वो काम कर जाए। अभी थोड़ी सी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा था और अभी भी है इवन। जैसे कि आपको स्क्रीन तो क्लियरली दिख रही है ना? आप एक बार मुझे ये चीज बता दो, कंफर्म कर दो, स्क्रीन तो दिख रही है ना? प्रीति जी नमस्ते, नमस्ते। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग। तो 6 बजे से लेकर 7 बजे तक की 1 घंटे की क्लास हम लोग रखेंगे। और मेरा फोकस ये है कि क्योंकि देखो, ये जो प्लेटफॉर्म है टीचमेंट का, ये बहुत सारी सर्विस दे देता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे पीडीएफ भी यहीं पर मैं अपलोड कर दूंगा, वीडियोस कुछ कुछ जैसे मतलब कुछ वीडियोस जो कि डायरेक्टली मुझे आप लोग को प्रोवाइड कराने हैं, जो पेड कोर्स में एनरोल करते हैं। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने कल एक जो है वो वाराणसी पे एक रुद्राक्ष सेंटर जो ओपन हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको 1-2 दिन पहले ही पढ़ाया था। तो ऑफिशियली उसका एक वीडियो आया था कि किस तरीके से वो बनेगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन मैं इसके थ्रू प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखेंगे, अगर ये प्लेटफॉर्म अगर आपको पसंद आ रहा है और अच्छा लग रहा है, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंटरैक्टिव लग रहा है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो अपन इसको कंटिन्यू रखेंगे। ये अभी एज अ ट्रायल के तौर पर कुछ दिन तक हम लोग देख रहे हैं, मतलब मान के चलो कि अभी 10 दिन ट्रायल के तौर पर देख लेते हैं। बाकी आपको स्क्रीन तो प्रॉपर दिख रही है ना? स्क्रीन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई इशू तो नहीं आ रहा? चलो सेशन शुरू करें फिर। ऑल राइट, ऑल राइट। तो चलो गाइस, जीएस पेपर 1 के टॉपिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारा पहला टॉपिक जो है, एक मिनट, आई थिंक कि कुछ शायद स्क्रीन पर कुछ इशू हुआ है क्या? आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। अभी 1-2 दिन का बस थोड़ा सा इशू रहेगा, क्योंकि इससे भी मुझे थोड़ा सा मतलब रिलेट करना पड़ेगा टेक्निकली इस चीज से। ठीक है, बस एक आध ही दिन का होगा, अपन इसको कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? टॉपिक को, अपना पहला जो टॉपिक है, अभी तो क्लियर दिख रहा है ना सभी लोगों को? ऑलराइट, तो चलो, जो अपना पहला टॉपिक है, ये लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का टॉपिक है। तो लैंडस्लाइड के बारे में आपको शायद याद आ रहा होगा, हम लोग पहले भी जो है वो इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड दोनों के बारे में। फ्लैश फ्लड की घटना भी कुछ समय पहले भी पिछले साल भी हुई थी। अभी हम लोग को ये फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटना जो देखने को मिली है, ये हिमाचल प्रदेश के कुछ एरियाज पर देखने को मिली है। तो लैंडस्लाइड तो जनरल चीज है, ये आप लोग समझते होंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि पहाड़ जो है, तो उससे हम लोग देखते हैं कि चट्टान जो होती है, बड़ी बड़ी पत्थर वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, मिट्टी वगैरह जो होती है, वो स्लाइड कर जाती है। राइट, नीचे की तरफ जो है वो आ जाती है, गिर जाती है। अब नीचे की तरफ क्यों आती है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल से कुछ कॉन्सेप्ट है। तो लैंडस्लाइड के बारे में भी आपको पता है, फ्लैश फ्लड के बारे में भी आप लोग जानते हैं। फ्लैश फ्लड में होता क्या है? सिंपल सी चीज, फ्लैश फ्लड में सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है। जैसे कि नदी का पानी है, ठीक है, आपने उसके सामने जो है वो डैम लगा दिया, या फिर कोई ग्लेशियर है, तो जिससे कि पानी जो है वो मेल्ट होता जा रहा है। राइट, अब आपने वहां पर एक डैम बिल्डअप कर दिया, या फिर इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन किया जो कि अनसाइंटिफिक है, जो कि ठीक नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है।
तो उसके कारण क्या होगा, पानी यहां पर आकर अटकता जाएगा, पानी को बहने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, पानी को एक फ्लो नहीं मिलेगा, राइट। तो उसमें क्या होगा, यहां पर आकर जब पानी अटकेगा तो इस पर्टिकुलर दीवार के कारण, या फिर आप कह सकते हो कि अनसस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन या अनसाइंटिफिक तरीके से जो भी चीज कंस्ट्रक्ट करी है, उसके कारण क्या होगा, यहां पर प्रेशर बिल्डअप होगा, और जैसे ही यहां पर प्रेशर बिल्डअप होगा तो एक टाइम के बाद ये दीवार जो है वो टूट जाएगी, और जैसे ही ये दीवार टूटेगी एकदम से हम लोग को काफी तेजी से पानी का बहाव जो है वो देखने को मिलेगा, राइट, काफी तेजी से। और जब ये बहाव जब आएगा तो वो इतना तेज होगा कि इसके सामने आने वाली जो भी चीज होंगी, चाहे वो ब्रिज हो, चाहे किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हो, सबको ये तबाह कर देगा। तो काफी डिजास्टरस, काफी डेंजरस होती है वाली चीज, राइट। तो ये सिंपल सी चीज है जिसके बारे में आप लोग जानते ही हैं, हम लोग इसको थ्योरी में एक बार जो है वो कवर कर लेते हैं। तो लैंडस्लाइड क्या है, तो इसकी डेफिनेशन आपको ये पता होनी चाहिए कि मूवमेंट ऑफ मास ऑफ रॉक्स, रॉक्स जो होते हैं बहुत ज्यादा बड़े बड़े भारी मात्रा में, डेब्रिस जो होता है, मलबा जो होता है, उसका जो मूवमेंट होता है, और मूवमेंट जो होगा वो स्लोप पर हम लोग को देखने को मिलेगा। अब नीचे ही क्यों मूवमेंट होता है, तो नॉर्मल सी बात है, ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी मिट्टी होती है, चट्टान होते हैं, रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं बड़े बड़े, सबके सब जो है वो नीचे आकर गिर जाते हैं, राइट। और 5 मोड्स होते हैं स्लोप के मूवमेंट के, एंड यू डोंट नीड टू रिमेंबर ये मोड्स वगैरह, ये सब चीजें नहीं आएंगी। ज्योग्राफी अगर आपका ऑप्शनल है तो आप एक बार इसको देख सकते हैं, जैसे कि फॉल्स हो गया, टॉपल्स हो गया, स्लाइड्स हो गया, स्प्रेड्स हो गया, और फ्लोज हो गया, राइट। और स्लोप का मूवमेंट क्यों होता है, ग्रेविटी के कारण हम लोग को देखने को मिलता है स्लोप का मूवमेंट होता है। अब लैंडस्लाइड किस वजह से होती है, तो 3 मेजर फैक्टर्स हम लोग को लैंडस्लाइड के देखने को मिलते हैं। एक है जियोलॉजी, दूसरा है मॉर्फोलॉजी, और तीसरा है ह्यूमन एक्टिविटी। अब एक एक करके इस तीनों चीजों को देखते हैं। जियोलॉजी, तो जियोलॉजी मतलब कि मटेरियल। अब एक पहाड़ है, ठीक है, अब इसमें मटेरियल कैसा है ये देखा जाता है कि रॉक जो है, पत्थर जो है, क्या वो वीक तो नहीं हो गया, किसी प्रकार का उसमें दरार तो नहीं आ गई, फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, राइट। कई बार हम लोग देखते हैं कि मिट्टी की एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर हम लोग को देखने को मिलती है। अब नीचे वाली लेयर अगर वीक हो जाए किसी कारणवश, तो ऊपर वाली लेयर जो है हम लोग को देखने को मिलेगा कि वो स्लाइड करके नीचे चली जाएगी, नीचे के साथ, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। फिर एक आता है दूसरा फैक्टर मॉर्फोलॉजी का, इसमें लैंड का स्ट्रक्चर देखा जाता है। आप देखो, अगर स्टीप स्लोप होगी, मतलब कि बिल्कुल ढलान, मतलब ऐसी होगी बिल्कुल सीधी ढलान, यानी कि खड़ी पहाड़ी आप कह सकते हो, उस टाइप की होगी, तो बहुत ज्यादा चांसेस हम लोग को देखने को मिलेंगे। स्लोप्स के ऊपर निर्भर करेगा कि मतलब ज्यादा लैंडस्लाइड होने के, तो वो लैंड के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर आप वहां पर वेजिटेशन नहीं लगाओगे, मतलब कि पेड़ पौधों को नहीं लगाओगे, तो सॉइल इरोजन होगी, और जब सॉइल इरोजन होगी तब हमें क्या देखने को मिलेगा कि ऑब्वियस ही बात है लैंडस्लाइड होगी। क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, ट्रीज वगैरह, वो क्या करती है, उनकी रूट्स कैप्चर करके रखती है, होल्ड करके रखती है मिट्टी को, गॉट इट। और ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि ह्यूमन क्या करते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह करते हैं, उसके कारण भी लैंडस्लाइड्स वगैरह का रिस्क काफी तेजी से बढ़ जाता है। एग्रीकल्चर करते हैं, मतलब पेड़ पौधे को हटा दिया आपने, क्रॉप वगैरह लगा रहे हो, तो उसमें भी बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिलती है लैंडस्लाइड्स होने की, राइट। तो ये सब चीजें, ये सब कुछ कारण हम लोग को देखने को मिल रहे हैं लैंडस्लाइड के, गॉट इट। अब इंडिया के अंदर कौन से एरियाज है जहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड हम लोग को नजर आता है, तो एंटायर हिमालयन ट्रैक्ट, पूरा का पूरा जो हमारा हिमालय है वो प्रोन है लैंडस्लाइड के लिए। और नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में भी, इवन वेस्टर्न घाट्स की बात करें, नीलगिरी की बात करें, तमिलनाडु कोंकण एरियाज की, तो ये सब एरिया जो है वो हमारी कंट्री के अंदर लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हमें देखने को मिलते हैं। अब इसे आप कैसे रोकोगे, तो ऑब्वियस ही बात है कि आप, पहली बात तो सबसे जो मेन इशू है लैंडस्लाइड होने का या फ्लैश फ्लड होने का, वो ये है कि हम लोगों ने अनसाइंटिफिक तरीके से कंस्ट्रक्शन किए हैं, सस्टेनेबल तरीके से कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने नहीं किए हैं, राइट। तो ये एक बड़ी वजह यहां पर होती है। तो पहली बात तो आप रिस्ट्रिक्ट करो कंस्ट्रक्शन को और दूसरे कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को, जैसे कि रोड्स को और डैम्स को, स्पेशली ऐसे एरियाज पर जहां पर लैंडस्लाइड होती है। और अगर आपने देख लिया कि कौन से एरियाज प्रोन एरियाज हैं, उसका अगर आपने प्रॉपर मैप बना लिया, तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर जो लार्ज सेटलमेंट्स यानी कि भारी मात्रा में वो लोग जहां पर रहते हैं, तो उनको रोको कि वहां पर ना रहे हैं, वो वहां पर ना सेटलमेंट करें। क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या है कि किसी डिजास्टर से जब ज्यादा ह्यूमन लॉस होगा तो वो बड़ा लॉस माना जाएगा, राइट। यानी कि ह्यूमन लॉस, लाइफ लॉस किसी डिजास्टर के कारण, तो वो एक बड़ा लॉस हम लोग को देखने को मिलता है। जब हमें ऑलरेडी पता है कि यार ये वाला जो क्षेत्र है वो, मतलब इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, लैंडस्लाइड होने का रिस्क काफी ज्यादा है, तो वहां पर ह्यूमन सेटलमेंट को अलाउ ना किया जाए, राइट। लोगों को रहने के लिए अलाउ ना किया जाए, उनको दूसरा ऑल्टरनेटिव बताया जाए, अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये वाली चीज। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को वैलीज तक जो है वो सीमित करो, राइट। मॉडरेट स्लोप जहां पर है वहां पर उन एरियाज पर करो। कंट्रोल करो डेवलपमेंट को लार्ज सेटलमेंट के, वही चीजों मैंने भी आपको बताई। प्रमोट करना है लार्ज स्केल पर एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स हो, क्योंकि पेड़ वगैरह जब वहां पर लगेंगे तो क्या होगा,
सॉइल को होल्ड करेंगे, जो हमने एक फैक्टर की बात करी भी थोड़ी देर पहले। टेरेस फार्मिंग करने की आवश्यकता है, इसको इंकरेज करने की आवश्यकता है, राइट। और स्टेप्स अभी क्या इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए, तो हाँ बिल्कुल लिए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने नेशनल लैंडस्लाइड मैपिंग कंडक्ट करी है। पूरा का पूरा जो लैंडस्लाइड प्रोन एरिया हमारी कंट्री में हमें देखने को मिलता है 4,20,000 स्क्वायर किलोमीटर का, राइट। 85% इसका पूरा का पूरा एरिया उसकी मैपिंग कर दी है हमने, और इनको अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू कि कितने वो डिजास्टर वहां पर हो सकते हैं। क्योंकि मेन चीज देखो, कोई भी, जैसे कि आप कल को ऑफिसर बनेंगे तो कहीं पर भी कोई एरिया ऐसा है, आप देखो नेचुरल डिजास्टर को रोकना तो मुश्किल होता है, राइट। अब ये लैंडस्लाइड वगैरह हो गई, इसको आप मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, बट अगर आपको पता लग गया कि यार ये क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होती है, तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि वहां पर कोई लाइफ लॉस ना हो। तो आप वहां से लाइफ लॉस होने को रोकोगे, रिस्ट्रिक्ट करोगे, तो उसके लिए आप वेरियस इनिशिएटिव अपनाओगे, जैसे कि वहां पे जो सेटलमेंट्स है उनको रोकने की कोशिश करोगे। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये वाली चीज है। और इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम को इंप्रूव करना है हमको, मॉनिटरिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, जोन्स बना के रखने हैं जिसके चलते डैमेज हम कम कर सकें। तो ये सब चीजें इंडिया ने ऑलरेडी करके रखी हुई है और इस पर इंडिया कदम उठा रही है, राइट। तो ये पूरी चीज हो गई लैंडस्लाइड से रिलेटेड। इसमें किसी स्टूडेंट को कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? वेरी गुड। अब देखो फ्लैश फ्लड की बात करेंगे, सिंपल सिंपल से टॉपिक्स हैं आज की डेट में, ज्यादा नहीं। और एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि इस लाइव सेशन में हो सकता है कि कभी कोई ऐसा कोई टेक्निकल टॉपिक हुआ, तो वो मैं क्या करूंगा, उसका एक अलग रिकॉर्डेड वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, राइट। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूं किसी प्रकार का एरर किसी भी तरीके से हो, क्योंकि ये तैयारी जो है वो आपकी सिविल सर्विसेज की है। तो अगर कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आता है किसी भी टाइप का, राइट, जैसे कि कुछ रोबोटिक साइंस वाले कुछ टॉपिक आ गए इस टाइप के, राइट, कि जिसमें एक अच्छी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग मुझे आप लोग की बिल्डअप करनी है, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको प्री रिकॉर्ड कर आपको दे दूं, राइट, कि जिससे कि आपके पास बिल्कुल क्लियर कट पॉइंट्स जो है वो अवेलेबल हैं। अब फ्लैश फ्लड की बात करते हैं। अब फ्लैश फ्लड में हम लोग क्या देखते हैं, बिल्कुल एक चीज ध्यान रखनी, फ्लैश फ्लड, फ्लड क्या होता है, बाढ़ होती है, हम लोग को देखने को मिलती है, और बाढ़ एकदम तेजी से आ गई, फ्लैश फ्लड कि आप उसको रोक नहीं पा रहे हो, काफी तेज बाढ़ आ गई, राइट। तो इसमें क्या होता है, वाटर लेवल एकदम से तेज हो जाता है, बढ़ जाता है वाटर लेवल, राइट। और ये हाईली लोकलाइज्ड इवेंट होता है, यानी कि किसी एरिया तक सीमित ये इवेंट होता है, और बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। कहा जाता है कि आमतौर पर जो वर्षा जो होती है ना, रेनफॉल जो होती है, अब रेनफॉल के कारण क्या होता है, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो रेनफॉल और फ्लैश फ्लड के बीच मात्र 6 घंटे से कम का ही अंतर हम लोग को देखने को मिलता है, यानी कि विद इन 6 आवर्स, जैसे कि कहीं पर बहुत तेज वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है, विद इन 6 आवर्स यू विल गोइंग टू सी द रिजल्ट, राइट, फ्लैश फ्लड का, इस प्रकार से। और सिचुएशन वर्स कब हो जाती है, जैसा मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था, जब ड्रेनेज लाइन चोक हो जाती है, मतलब कि इंक्रोचमेंट यानी कि अतिक्रमण के थ्रू आप जो है वो अनसाइंटिफिक तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट कर लेते हैं, जिसके कारण से नदी के पानी को, या फिर किसी प्रकार से, जैसे कि वर्षा भी हो रही है, मतलब बारिश हो रही है, और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं की गई, किसी प्रकार की ड्रेनेज सिस्टम, नाली वगैरह नहीं बनाया गया, राइट, जिससे कि पानी जो है वो आसानी से निकल सके, तो डिफिकल्टी आ सकती है, राइट। तो ये होता है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड वर्ष कब हो जाता है, जब पानी रुकता है, और जब पानी रुकता है और उसके बाद फिर एकदम से पानी छूटेगा, तो वो डिजास्टर क्रिएट कर देगा, राइट। तो ये चीज है। इसके अलावा हैवी रेन, हैवी रेन के कारण ये होती है सीवियर थंडर स्ट्रॉम, आंधी तूफान, हुरिकेन, ट्रॉपिकल स्ट्रॉम, राइट। अब जैसे ग्लेशियर्स का पानी, आइस शीट का, मतलब ग्लेशियर्स हुए, आइस शीट्स हुई, वो एकदम से जब मेल्ट हो जाती हैं, तब उसके कारण भी पानी आ जाता है। तो कुल मिलाकर मेन चीज आपको फ्लैश फ्लड में ये ध्यान में रखनी है, फ्लड क्या है, बाढ़ है, राइट। अब बाढ़ तेजी से कब आएगी, कि किसी कारणवश वाटर लेवल इंक्रीज होगा तभी तो बाढ़ आएगी, राइट। तो वो जो कारण है वो तो अपनी जगह है, राइट, वो तो ठीक है, बट आप मेन फोकस इसमें ये करना है कि यार उस कारण के चलते ह्यूमंस ने क्या किया, वहां पर मतलब वो कर दिया, यानी कि बैरियर्स बना दिया, यानी कि उसको निकलने नहीं दिया जा रहा, यानी कि नेचुरल फ्लो जो है रिवर का, उसको नहीं जो है वो उसका मूवमेंट करने दिया जा रहा है, यानी कि वहां पर इस प्रकार से अनसाइंटिफिक सेटलमेंट बना दिए गए। तो ये आपको अनसाइंटिफिक सेटलमेंट पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो बारिश को आप रोक नहीं सकते, राइट। वाटर लेवल जो इंक्रीज हो रहा है, अभी देखो आज की डेट में क्लाइमेट चेंज, इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, बट क्लाइमेट चेंज के चलते क्या हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, तो काफी तेजी से वाटर लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, समुद्र का सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो दूसरी जगह की तो बात फिर अलग ही है ना। तो इस चीज पर आपको मेनली फोकस करना है, कि नेचुरल चीज तो होती रहेंगी, कि कॉजेज जो है उसको तो आप इस पर्टिकुलर चीज में रोक नहीं सकते हो, राइट। बट आप क्या कर सकते हो, होता ये किसके कारण है, वर्स किसके कारण होता है, कि ह्यूमंस ने अनसाइंटिफिक तरीके से सेटलमेंट्स किए हुए हैं, हम लोगों ने मतलब पानी को निकलने के लिए रास्ता नहीं दिया, तो इसके कारण ये चीज हो रही है।
मेन कारण ये नहीं है हैवी रेन्स वगैरह, थंडर स्टॉर्म वगैरह, मेन कारण है अनसाइंटिफिक ये सेटलमेंट्स, राइट। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और एरियाज जो भी होते हैं वॉल्केनो के आसपास, वहां पर भी इस प्रकार के इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तब उस एरिया पर गर्मी, टेम्परेचर लेवल काफी हाई हो जाता है। अब जब टेम्परेचर लेवल काफी हाई होगा तो ग्लेशियर्स क्या होंगे, मेल्ट होंगे, राइट, इंटेंस हीट के कारण। तो फिर पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो पानी का लेवल बढ़ना और दूसरी बात पानी को निकलने नहीं देना, ये दोनों चीज एक साथ हमें देखने को मिलती है। और जब पानी को निकलने नहीं दिया जाएगा तो एक जगह पर पानी आके अटकेगा, और जब जैसे ही वो उस बैरियर को तोड़ेगा तो एकदम से तेजी से पानी का मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, राइट। फिर ये काफी सारी चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है, वहां पर रेनफॉल हुई, लैंड का यूज किस प्रकार से उस जगह पर किया जा रहा है, वहां पर सॉइल कैसी है, ये भी देखा जाता है कि सॉइल वाटर कंटेंट या रिटेंशन, यानी कि मिट्टी जो है वो कितनी तेजी से पानी को सोख लेती है अपने अंदर, तो उसको भी देखा जाता है, राइट। तो ये पूरी चीजें जो होती हैं वो निर्धारित करती हैं कि कितनी तेजी से फ्लैश फ्लडिंग जो है वो वहां पर होगी एक जगह पर। तो आप इसे कैसे रोक सकते हो? तो पहली बात तो जो भी लोग ऐसे एरिया पर रह रहे हैं, राइट, स्लोप वाले एरिया पर, तो सेफ्टी रीजंस के कारण उनको वहां से हटाना चाहिए। उन्हें ऐसी जगह पर रहना चाहिए जिस जगह पर जो एरिया जो है वो स्टेबल हो, जमीन जो है वो स्टेबल हो। अब देखो, अब पानी तो आ ही रहा है, फ्लैश फ्लड आएगा और ऊपर से स्लोप रहेगी तो और डिजास्टरस सिचुएशन हम लोग को देखने को मिलेगी, बन जाएगी, राइट। ये वाली चीज। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि जिन क्षेत्रों में जमीन पर दरारें विकसित होती हैं, राइट, तो वहां पर उचित कदम उठाए जाने चाहिए। अंधाधुंध और अवैज्ञानिक निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये वाली चीज क्लियर हो गई आपको फ्लैश फ्लड से रिलेटेड। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था एक लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा, राइट। तो चलो बता दिया है श्रुति जी ने। आगे बढ़ते हैं, अब पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और कोर्सेज के बारे में आपको पता ही है, लेक्चर के एंड में और बता दूंगा, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, आप सभी लोग को पता ही होगा। तो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की यहां पर बात करते हैं। चलो पहली तो ये चीज आप मुझे बताओ कि ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, राज्यसभा नहीं, इसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करो, ऑप्शन बी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑप्शन सी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड ऑप्शन डी ऑल दी अबव। बताओ मुझे ए बी सी डी की वुमेन रिजर्वेशन जो है वो इन चारों में से, इन चारों ऑप्शन में से किस में हमें देखने को मिलता है वुमेन रिजर्वेशन? बताओ फटाफट। 33% वुमेन रिजर्वेशन, जल्दी से बताओ। तो देखो गाइस, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आपको ध्यान में रखना है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में वुमेन्स रिजर्वेशन 33% कॉन्स्टिट्यूशनली अवेलेबल है। उसके अलावा ना लोकसभा, ना राज्यसभा, मतलब कि ना पार्लियामेंट में, ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वुमेन रिजर्वेशन नहीं आया है। मतलब प्रोवाइड किया जाता है बट कॉन्स्टिट्यूशनली अवेलेबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में हमें देखने को मिलता है, जो हम लोग को 3 टीयर्स देखने को मिलते हैं, राइट, 3rd टीयर, तो उसी में ही सिर्फ रिजर्वेशन अवेलेबल है 33%, कॉन्स्टिट्यूशनली अवेलेबल है, राइट। या फिर आप ये कह सकते हो कि जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमें देखने को मिला था ना, उसके थ्रू जो रिजर्वेशन जो है वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को ही सिर्फ प्रोवाइड किया गया है, राइट। मतलब कि गारंटी दी जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू की इन बॉडीज में, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की जो बॉडीज हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट, ग्राम सभा हम लोग को देखने को मिलती है, और क्या हो गए, विलेज पंचायत हम लोग को देखने को मिल जाती हैं, राइट। और इसके अलावा जिला परिषद हम लोग को देखने को मिलती हैं, या मंडल्स वगैरह भी कुछ जगह पर बोला जाता है। तो ये जो बॉडीज हम लोग को देखने को मिल रही है, इस पर कॉन्स्टिट्यूशनली मतलब कि गारंटीड है कि इन बॉडीज पर 33% महिला जो है उनकी सीट्स रहेंगी ही रहेंगी। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो ये चीज बिल्कुल क्लियर रखो अपने माइंड में कि अभी एट प्रेजेंट सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के पास 33% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हम लोग को देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड रिजर्वेशन देखने को मिलता है, राइट। क्योंकि ये एक ऐसा एरिया जो कि कंफ्यूज करने वाला है। और रिसेंटली पॉलिटिकल पार्टी डिमांड उठा रही है कि लॉन्ग पेंडिंग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल जो है, बहुत लंबे समय से जो महिलाओं का जो मतलब रिजर्वेशन को लेकर जो बिल हम लोग को देखने को मिल रहा है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट, वो पेंडिंग नजर आ रहा है। राज्यसभा के अंदर 2008 में ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था वुमेन्स रिजर्वेशन को लेकर, राइट।
बट बाद में जाकर हमें देखने को मिला कि इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भी दिया गया, बट 15th लोकसभा जो है जैसे ही खत्म हुई तो उसके बाद ये बिल जो है वो लैप्स हो गया, राइट। तो ये एक चीज इस बिल की हमें देखने को मिली थी। और पूरा जो आइडिया है इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वुमेन्स को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने का, ये आइडिया 1993 पर जाता है। वही चीज मैंने आपको बताई, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू हमें देखने को मिलता है कि महिलाओं को रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है। 33%, 33%, क्लियरली ये चीज दिमाग में रखिएगा कि सिर्फ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में सिर्फ महिलाओं को 33% रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। अब दूसरी जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड नहीं है। अब मैं कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड पर क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि इससे क्या रहता है कि इससे बाउंडेशन हो जाता है या बाइंडिंग हो जाता है सभी के लिए, मतलब कि उस पोजीशन के लिए बाइंडिंग हो जाता है कि वहां पर महिलाओं को रखना है, मतलब रखना है, राइट। तो ये चीज है। तो महिलाओं का ऑब्वियसली बात है, हम लोग जानते हैं कि पॉलिटिकली जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का वो काफी कम हम लोग को देखने को मिलता है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेट बना देते हो, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली उसको गारंटी दे देते हो, तो फिर तो महिलाओं का रिजर्वेशन सुनिश्चित हो जाता है। तो महिलाओं का रिजर्वेशन लोकसभा में और राज्यसभा में सुनिश्चित करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो करना चाहिए, मैंडेट बनाना चाहिए। अच्छा, एक और क्वेश्चन मैं आप लोग से पूछता हूं, इसका आंसर बताओ। क्या जरूरी है कि लोकसभा और राज्यसभा में, सॉरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट, पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्या ये जरूरी है कि हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट लाकर या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाकर ही महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करा सकते हैं? बताओ, जल्दी बताओ। देखो गाइस, आप लोग को ये जो कर रहा हूं, हाँ बिल्कुल सही। अब जरूरी नहीं है, ठीक है, तो क्या मतलब कैसे किया जा सकता है? जरूरी नहीं है तो बताओ कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल सही लिखा शिवांगी जी ने भी, श्रुति जी ने भी और प्रीति जी ने भी लिखा, प्रीत जी ने भी लिखा, प्रीत जी ने। हाँ बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो उसका कारण क्या है ये बताओ आप मुझे, मतलब कैसे क्या कर सकते हैं कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन आ जाए, फटाफट बताओ। चलो मैं बताता हूं। देखो, पॉलिटिकल पार्टी आपको ध्यान में रखना है। पॉलिटिकल पार्टी, अगर पॉलिटिकल पार्टी जो है ऐसे भी पार्टी में पार्टिसिपेट बना के, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात बोली है। एज पर देयर टैलेंट प्रेजेंटेशन इन राज्यसभा। देखो बिल्कुल सही बात आपने बोली है, बिल्कुल सही बात। तो क्या किया जा सकता है? पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपॉर्चुनिटी दें महिलाओं को, यानी कि वो अपने प्रिंसिपल्स बना लें। इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी खुद के प्रिंसिपल बना ले कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी में महिलाओं को इतना, यानी कि 33% रिजर्वेशन देंगे, तब तो जरूरत नहीं पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की। बट प्रॉब्लम क्या है, ऐसा हो नहीं रहा है। और जब ऐसी चीज नहीं होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके ऊपर फिर प्रॉपर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने की जरूरत होती है, राइट, उसको बाइंड करने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमें अमेंड करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की डेट में भी अगर हम देखें तो महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है पॉलिटिकल फील्ड में वो काफी ज्यादा कम हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और काफी लंबे समय का भी प्लान जो है वो बनाया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म प्लान क्रिएट किया जा रहा है कि लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन को, महिलाओं के रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। इस बिल की बात करें, वुमेन्स जो रिजर्वेशन बिल जो हमें देखने को मिल रहा है, तो उसमें 33% रिजर्वेशन की बात की है कि लोकसभा और सभी की सभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन जो है वो देने की आवश्यकता यहां पर बताई जा रही है। और रिजर्व सीट जो होगी वो रोटेशन के आधार पर, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोटेशन के आधार पर अलॉट की जाएंगी, राइट। तो ये इस बिल का कहना है। हालांकि यू डोंट नीड टू रिमेंबर, ये बिल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए, आपको बस अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करनी है, क्योंकि अभी ये बिल आया नहीं है, जब आएगा फिर उसके बाद जब पास होगा तब फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी के लिए एट प्रेजेंट इंपॉर्टेंट नहीं, बट आइडिया होना चाहिए। इवन उन्होंने ये भी कहा कि रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो 15 सालों तक ही होना चाहिए, 15 सालों के बाद इसे हटा देना चाहिए। अब ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा कि रिजर्वेशन 15 सालों के बाद हटा दो, क्यों बोल रहे हैं बताओ? कोई आंसर करना चाहेगा? क्यों बोल रहे हैं, फटाफट बताओ। रिजर्वेशन को क्यों हटाने की बात की जाती है? क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर हम रिजर्वेशन को कंटिन्यू रखेंगे तो वो इक्वल अपॉर्चुनिटी या फिर इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ हो जाता है फिर, राइट। रिजर्वेशन तो बेसिकली अपलिफ्ट करने के लिए किया जाता है,
हम लोग को क्लॉज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखने को मिलता है कि अपलिफ्ट, कि एक बार मतलब कि रिप्रेजेंटेशन अगर पार पर हो गया, यानी कि जैसे कि मेल और फीमेल की अगर हम लोग जेंडर की बात करें तो इसमें अगर बिल्कुल एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर इक्वल हम लोग को रिप्रेजेंटेशन जहां देखने को मिला वहां बंद कर दो, तो ये 15 साल का टाइम इज इनफ, राइट। मतलब कि तीन, आप कह सकते हो कि 3 बार इलेक्शन इज इनफ, राइट, अगर फुल टर्म की बात करें हम लोग तो ये वाली चीज हम बताई जा रही, क्योंकि इससे क्या होगा कि एक बार जब महिला दिखने लगेंगी वहां पर लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, राइट, लीडर के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगी, तब क्या होगी, उनको देखकर दूसरी महिलाएं भी जो है वो पार्टिसिपेट करने लगेंगी। जैसे कि आप लोग हैं, आप लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आप देखिए कि कितनी सारी जो आईएएस जो बनती हैं महिलाएं, और जैसे आप जब बनोगे तो आपको देखकर, जैसे अभी भी ऐसा होता होगा, आप जब अपने घर पर पढ़ाई करते होगे सीरियसली, राइट, तो आपको देखकर आपके जो कजिन हैं, आपके जो मतलब फैमिली मेंबर्स हैं, राइट, आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं, वो आप मतलब वो मोटिवेट होते होंगे, उनको भी लगता होगा कि यार काश हम भी तैयारी कर रहे हैं, चलो हम भी तैयारी करते हैं इनकी तरह, तो वो आपको फॉलो करेंगे। जब आप कल को आईएएस आईपीएस बनोगे, राइट, तो आपको लोग देखकर फॉलो करेंगे। वैसे ही कल को महिलाएं जब पॉलिटिकल मतलब फील्ड में जब एंटर करेंगी, उनका ज्यादा रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग को देखने को मिलेगा, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, पर्याप्त रिप्रेजेंटेशन जब हम लोग को देखने को मिलेगा, तब उन्हें देखकर और भी जो महिलाएं हैं वो मोटिवेट होंगी, उसको ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये इसके पीछे का मोटिव हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। और अब देखो, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की हमें देखने को मिली। इस रिपोर्ट के थ्रू हमें यह पता लगा कि पॉलिटिकल जो रिप्रेजेंटेशन या एम्पावरमेंट इंडेक्स के अंदर यह पाया गया कि डिक्लाइन हुआ, मतलब कि हमें जेंडर गैप, मतलब गैप ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसमें डिक्लाइन का मतलब यह है कि इंडिया के अंदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें मेल और फीमेल के बीच में, इनमें एक बीच में बड़ा गैप है, इसलिए ये इस इंडेक्स में डिक्लाइन देखने को मिला। ये आपको फिगर वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले मतलब साल के मुकाबले, मतलब 2021 में 2019 के मुकाबले वुमेन मिनिस्टर में भी हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिला। तो ये बस एक आइडिया होना चाहिए कितना डिक्लाइन हुआ, क्या डिक्लाइन हुआ, दैट यू डोंट नीड टू रिमेंबर, राइट। इवन हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे सरकार ने जारी किया था, तो उसमें भी यही वाली सेम चीज यहां पर नजर आई कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में काफी कम हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये चीजें हैं, तो इस प्रकार के आपको एग्जांपल्स थोड़े से पता होने चाहिए। और बट हाँ, अब एक बेहतरीन चीज, ये वाली चीज तो आप जरूर अपने मेंस में लिखिएगा कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंडमेंट करके, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके जो 33% रिजर्वेशन का क्लॉज जो रखा गया है, वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। वो सराहनीय कार्य महिलाओं के द्वारा किया गया। मतलब ये सामने आया कि महिला एज अ लीडर के तौर पर जो है वो एक चेंज लेकर आ रही है, डेवलपमेंट कर रही है ना, चेंज लेकर आ रही है, डेवलपमेंट जो है वो कर रही है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो ये एक अच्छी बेहतरीन चीज है, राइट। तो इसको आप अपने मेथ्स में जरूर यूज कीजिएगा कि महिलाओं का जब रिजर्वेशन सुनिश्चित किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, तब सामने नजर आया कि महिलाओं की लीडरशिप भी एक बहुत ही अच्छा रोल, सिग्निफिकेंट रोल जो है वो प्ले कर रही है, राइट, डेवलपमेंट के कार्यों में। और हम लोग को कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं जब महिलाएं जो हैं, जैसे कि जब इस पॉलिटिकल फील्ड में आती हैं, तो उनको कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। एक तो पॉलिटिकल एजुकेशन की कमी उनमें नजर आती है, राइट, तो जिसको इंप्रूव कर सकते हैं। ये देखो, कोई भी जो चैलेंज है, कोई भी जो कमियां या चुनौतियां हैं, तो उसको पार आराम से किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको पार नहीं किया जा सकता। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। तो आप इस प्रकार जब अपने मेंस के आंसर को लिखेंगे ना, तो चैलेंजेस पर जब आप लिखेंगे तो उसी के बाद आप ये भी लिखिएगा जरूर कि इन चैलेंजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं। क्योंकि सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपके जो चैलेंजेस जो होते हैं वही आपके क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। कि जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वही आपके सॉल्यूशन है। तो इससे क्या होता है कि आपके आंसर जो होता है वो बिल्कुल एक सही पैटर्न पर नजर आता है और अच्छा लगता है आपका आंसर। तो जरूर जब भी आप चैलेंजेस लिखेंगे, अब देखो चैलेंजेस कोई भी है, बड़े से बड़े चैलेंजेस हैं, राइट, तो उसको ओवरकम तो किया जा सकता है ना, वेरियस स्ट्रेटजीज के थ्रू, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है। तो चैलेंजेस के अंदर पॉलिटिकल एजुकेशन की कमी है, तो पॉलिटिकल एजुकेशन की कमी बढ़ाई जाए, राइट। फाइनेंशियल पावर महिलाओं की सोसाइटी में कम है, तो उसे इंक्रीज किया जाए। सेक्सुअल वायलेंस को रोकने के लिए कार्य किया जाए। तो मैं आपको सॉल्यूशन, चैलेंजेस के साथ साथ सॉल्यूशन भी बता रहा हूं, राइट। हमारे यहाँ पैट्रियार्की हम लोग को देखने को मिलती है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, पितृ सत्ता है, राइट, हमारी सोसाइटी में। तो उसको कम किया जाए, युवाओं को जो है वो इक्वल सोसाइटी के बारे में पढ़ाया जाए और प्रमोट किया जाए ये वाली चीज को, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिलती है। इवन हाउस होल्ड वर्क में भी, और ये बात तो बिल्कुल सच है कि महिलाएं जो है वो वाकई में बहुत काम करती हैं,
मेन से ज्यादा ये तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि महिलाओं का काम होता है। अगर वो ऑफिस वुमेन है, यानी कि ऑफिस जाती हैं, वर्किंग वुमेन है, राइट, तो उसके बाद घर आकर भी इतने सारे घर के काम होते हैं जो कि आउटस्टैंडिंग होते हैं उनके लिए करना। तो ऐसा करना चाहिए, सोसाइटी को ऐसी बनानी चाहिए कि इवन मेल्स को भी इंकरेज करना चाहिए कि यार आप भी हाउस होल्ड वर्क में साथ दो, राइट, साथ निभाओ, राइट, इक्वल तरीके से काम करो। ऐसा नहीं करना है कि आप अगर किसी को शादी करके लेकर आए हो तो मतलब उनके ऊपर पूरी घर का जिम्मा छोड़ दे दिया आपने, राइट, ऐसा नहीं करना है। आपकी भी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको रखनी है। इस प्रकार की ऐसे एथिक्स अगर सिखाएंगे, आपकी जीएस पेपर 4 को पढ़ाया जाएगा अगर मतलब लोगों को, तो एक अच्छी सोसाइटी जो है वो बन सकती है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर को लिखना है। और एक इशू है जिसको हाईलाइट किया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, वो ये इशू है कि चलो 33% रिजर्वेशन तो देखने को मिला, बट कुछ केसेस ऐसे भी सामने आए कि महिला का सिर्फ फेस रखा गया, मतलब कि सीट जो थी, सीट पर सिर्फ नाम महिला का था, बट उन महिला के जो हस्बैंड है वो पूरा, यानी कि मेन पावर जो थी वो पूरी की पूरी वो हस्बैंड के हाथ में थी। तो पंचायत पतीज का एक फिनोमिना सामने आया। तो ये फिनोमिना ऑफ पंचायत पति बिल्कुल ऐसे ही आपको मेंशन करना है कि काफी सारे ग्रामीण इलाकों में पंचायत पति की अवधारणा, राइट, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को प्रॉक्सी के रूप में प्रयोग करना भी काफी प्रचलित है। उनको सिर्फ उनके नाम को सिर्फ दिखाया जा रहा है, बट एक्चुअल जो पावर होल्ड की जा रही है वो हस्बैंड के द्वारा की जा रही है। तो ये एक इशू हम लोग को सामने यहां पर नजर आया है, ठीक है। तो इसका भी एक आप लोग को आइडिया होना चाहिए। और वुमेन का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट जो है गाइस, ये 3 फंडामेंटल और नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल के ऊपर आधारित हमें देखने को मिलता है। ये वाली चीज आप मीन्स में उपयोग कर सकते हैं। इक्वलिटी बिटवीन वुमेन एंड मैन, वुमेन्स राइट टू अ फुल डेवलपमेंट ऑफ देयर पोटेंशियल, महिलाओं को उनकी क्षमता के पूर्ण विकास का अधिकार, और वुमेन्स राइट टू सेल्फ रिप्रेजेंटेशन एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन, महिलाओं के आत्म प्रतिनिधित्व और आत्म निर्णय का अधिकार, राइट। और जेंडर गैप जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में हम लोग को देखने को मिलता है, उसको जो है वो हमें रिड्यूस करने की बहुत ही ज्यादा सख्त आवश्यकता है। और ये अगर रिड्यूस होगा, वुमेन लीडर्स जब सामने आएंगी तो उसका इंपैक्ट हमें ये देखने को मिलेगा कि और भी टीनेज गर्ल्स जो होंगी वो इंस्पायर होंगी नेशन बिल्डिंग के कंट्रीब्यूशन के लिए, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। अब कुछ मुद्दे उठते हैं। तो तर्क दिया जाता है कि महिलाओं की असमान स्थिति को कायम रखेगा ये वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। महिलाओं की बात को समझना, महिलाओं की असमान स्थिति को कायम रखेगा, अनइक्वल स्टेटस को बरकरार रखेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये कह रहे हैं कि जैसे कि जब महिलाओं को जब रिजर्वेशन के थ्रू वहां पर रखा जाएगा, राइट, लाया जाएगा, राइट, तो उनको एक कंपटीशन नहीं माना जाएगा मेरिट के तौर पर। कहा जाएगा कि अरे यार ये तो इनको तो एक सीढ़ी मिल गई, सीढ़ी के थ्रू ये ऊपर आ गए। तो ये सिर्फ जो इशू है ये वही इशू उठा सकते हैं जो कि नहीं चाह रहे हैं कि महिलाओं को जो है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन कब देते हैं, कब रिजर्वेशन देते हैं, सॉरी, कब रिजर्वेशन प्रोवाइड कराते हैं? जब हमें लगता है कि किसी एरिया पर प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो उसको अपलिफ्ट करने के लिए करते हैं, राइट। तो जब एक बार अपलिफ्ट हो गया तो हो सकता है 2 या 3 टर्म तक हम देखेंगे कि रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, क्या पता उसके बाद पड़े ही ना, क्योंकि इतनी सारी महिला जो है वो सामने आ जाए, मोटिवेट हो जाए, राइट। तो ये वाली चीज है। तो ये एक इशू है। और इवन मुझे तो एक यानी कि इस आर्टिकल के अंदर एक और चीज देखने को मिली कि ये मेंशन थी, जो कि बिल्कुल मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं, कि इसमें यह भी कहा गया कि एक तर्क और दिया गया है कि यह नीति चुनाव सुधार के बड़े मुद्दे जैसे कि राजनीति के अपराधीकरण और आंतरिक पार्टी लोकतंत्र से ध्यान भटकाती है। मतलब कि आप वुमेन रिजर्वेशन को लेकर आओगे तो जो बड़े मुद्दे हैं, मतलब कि ये कह रहे हैं जो आर्टिकल जिन्होंने लिखा है, उनका कहना यह कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन या मतलब पॉलिटिकल पार्टी में ये बड़ा मुद्दा नहीं है, राइट। डेफिनेटली बड़ा मुद्दा होना चाहिए ना, वुमेन रिप्रेजेंटेशन को आप कैसे बड़ा मुद्दा नहीं कह सकते हो? मैं तो इसके बिल्कुल अपोज करता हूं, क्रिटिसाइज करता हूं इस स्टेटमेंट को क्लियरली, राइट। क्योंकि इन्होंने कहा कि अगर आप वुमेन रिजर्वेशन लेकर आओगे तो बड़े मुद्दे जो है, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग देख रहे हैं आज की डेट में क्रिमिनल्स हम लोग को नजर आ रहे हैं, राइट, और भी काफी सारे इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर प्रॉपर डेमोक्रेसी हम लोग को नहीं नजर आती, मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सिर्फ एक ही फैमिली से लीडर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, दूसरों को मौका नहीं मिलता। तो ये सब इश्यूज भी हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन बड़े इश्यूज जो है वो पीछे हट जाएंगे अगर आप वुमेन रिजर्वेशन या रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने पर काम करते हो। तो आई डोंट बिलीव दिस कि ऐसा क्यों लिखा जा रहा है,
राइट। बट ठीक है, अब सबकी अपना अपना ओपिनियन है, उसको तो अपोज कर नहीं सकते। आपका भी ओपिनियन कुछ होगा तो जरूर बताइएगा। इट रिस्ट्रिक्ट द चॉइस ऑफ वोटर्स टू वुमेन कैंडिडेट्स, तो वुमेन कैंडिडेट्स तक ही वोटर्स के चॉइस को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, राइट। ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। अब इस चीज से तो हाँ मैं सहमत हूं। अब इस पॉइंट की जो बात करेंगे हम लोग, उससे मैं सहमत हूं कि रोटेशन ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एवरी इलेक्शन में रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर एन एमपी टू वर्क फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब होगा क्या, देखो यहां पर जो रोटेशन की जो बात करी है ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले इस बिल की बात करी थी कि ये बिल जो लाने की बात की जा रही है उसमें प्रपोजल रखा गया कि रोटेशन के आधार पर, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोटेशन के आधार पर रिजर्वेशन होगा। मतलब कि एक समय एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मेल कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाएगा, फिर अगले इलेक्शन में फीमेल कैंडिडेट को खड़ा कर दिया जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि जो मतलब जो व्यक्ति, राइट, जो उस एरिया को, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है और वो बहुत समय से इसके पीछे लगा हुआ है, यानी कि अपना मतलब साम दाम दंड भेद लगा रहा है, राइट, बट फिर भी अगर उसको पता लगता है कि अरे यार 5 साल तक जो है वो उसे वेट करना पड़ेगा क्योंकि नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसमें सिर्फ एक महिला ही जो है उन्हीं को जो है वो पोस्ट मिलेगी, तो उसके कारण एक व्यक्ति जो होगा, जैसे कि अगर मेल पर्सन है जो एस्पायर कर रहा है उस पोस्ट पे जाने के लिए, तो उसे फिर 5 साल का वेट करना पड़ेगा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। तो उसके ये बेसिकली इंसेंटिव रिड्यूस हो जाएंगे, मतलब कि उसके काम करने के इंसेंटिव रिड्यूस हो जाएंगे कि वो जो व्यक्ति जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए काम करना चाहता है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक बार अटेम्प्ट देने के बाद उसका जो दूसरा अटेम्प्ट होगा वो सीधे सीधे 5 साल बाद होगा। यहाँ पर यूपीएससी की तरह थोड़ा ना कि आपको हर साल अटेम्प्ट मिल जाए, राइट। इनका जो अटेम्प्ट होगा वो फिर हम लोग को देखने को मिलेगा कि 5 साल बाद होगा, राइट। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई जा रही है। तो इससे इससे मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ ये इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, इससे इसके बारे में सोचना चाहिए। हालांकि इन्होंने बोला था कि दूसरा ऑप्शन आप ये कर सकते हो कि ड्यूअल मेंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी बना दो, तो वो फिर गलत हो जाएगा। ड्यूअल मेंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनेगी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर हम लोग को देखने को मिलेगा। अब दो अथॉरिटीज हो, उनके आपस में ही कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगा डिसीजन को लेकर, प्रॉपर डिसीजन नहीं हो पाएगा और फिर उससे कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप नहीं हो पाएगी। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब देखिए, जैसे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ने बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले किया था, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ग्रास रूट लेवल पर एकदम हम लोग को बढ़ता हुआ नजर आ गया। तो और इवन काफी सारी स्टेट्स ने भी वुमेन कैंडिडेट को इलेक्शन के अंदर रिजर्वेशन ग्रांट किया है। तो ये इस प्रकार की अप्रोच जो है वो करनी चाहिए, राइट। फंडामेंटल रिफॉर्म जो है वो पार्टी लेवल पर लाना चाहिए। जैसे कि मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब वो नहीं करें, अमेंडमेंट नहीं करें कॉन्स्टिट्यूशन का, तो क्या दूसरी क्या चीज है कि महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने की? तो ऑब्वियस बात है, दूसरी चीज ये है कि पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रिंसिपल्स बना ले कि उसे 33% या 50% जो भी XYZ जो भी वो रखना चाहे अपने हिसाब से, कि हमें जो है वो महिलाओं को जो है वो शामिल करना है ज्यादा से ज्यादा। अगर इस प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रिंसिपल बना लेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि ये वुमेन रिप्रेजेंटेशन का इशू जो है वो अगेन खत्म हो ही जाएगा। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। एक और पॉइंट, जैसे कि हमारे यहाँ पर कोटा जो है गाइस, कोटा की अगर हम बात करें, कोटा इसको सामाजिक लाभ के लिए अमूल्य उपकरण के रूप में देखा जाता है। कोटा इमर्ज एज इनवैल्यूएबल टूल फॉर सोशल लेवरेज हमारे यहाँ पर। और वेस्ट में हमें देखने को मिलता है कि कोटा को बुरा माना जाता है, राइट। कोटा को बुरा माना जाता है, वेयर कोटास आर ऑलमोस्ट अ बैड वर्ड, राइट, वेस्ट में। बट हमारे यहाँ पर अगर हम अपने पास्ट की भी बात करें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रिजर्वेशन होना ही चाहिए, कोटा होना ही चाहिए, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। कोटा इसलिए होना चाहिए क्योंकि पास्ट में काफी सारे, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारा जो कास्ट सिस्टम था या वर्ण सिस्टम था, उसमें भी काफी सारे जो लोग हैं उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई आगे बढ़ने की, राइट, दैट इज ट्रू। और अब हम लोग ने जो अपॉर्चुनिटी दी है, बट अब जैसे इतने साल हो गए ये मतलब कोटा सिस्टम को चलते हुए इंडिया के अंदर, बट आज की रेट में आई बिलीव कि इसको अब इकोनॉमिक टर्म्स में कर देना चाहिए। क्योंकि अगर कास्ट वाइज की बात करें, कास्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करें, तो उसमें हम ओवरकम आई थिंक कर चुके हैं, राइट। क्योंकि इतने साल हो गए, इसमें तो ओवरकम कर ही लेना चाहिए, इतनी अपॉर्चुनिटीज तो मिल ही गई हैं, राइट। और आज की डेट में एक बड़ा इशू जो आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि रिजर्वेशन जो है स्पेशली उन लोग को मिल रहा है जो ऑलरेडी बेनिफिट उठा चुके हैं, यानी कि उनके पापा उनके दादा ऑलरेडी बेनिफिट उठा चुके हैं, उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, राइट। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है कि इनमें जो और बैकवर्ड है, राइट। अब आप एक चीज को मतलब समझना, राइट, आप तब रिलेट कर पाओगे इस रिजर्वेशन वाली चीज को, बहुत ध्यान से समझना। आप एक बच्चा है, उसके पास 1 लाख रुपए फीस देने के पैसे हैं, राइट, अच्छी कोचिंग में, आप रिलेट करना चीजों को। वो बच्चा गया अच्छी कोचिंग में, उसने पढ़ाई करी, सब रिसोर्सेज वगैरह उसे अवेलेबल हुए, मिले, एग्जाम में उसने अटेम्प्ट किया और वो कोटा के थ्रू जो है वो गया था। अब कोटा के थ्रू जब वो गया तो उसने अपने कोटा के
उसको हाई कर दिया, मतलब कि ऑब्वियस बात है जब ये पूरा इसको रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, पूरी फैसिलिटी अवेलेबल होगी, तो अपने बेंचमार्क को ये बढ़ा देगा, वहां पे जाके अपने कोटा के बेंचमार्क को बढ़ा देगा। और ऐसे ही काफी सारे लोग इसी अप्रोच के थ्रू अगर एंटर करेंगे तो कोटा के बेंचमार्क को इसमें कौन से वाले में कट ऑफ में इसको इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। अब मैं बात करूं वहीं वो बच्चा जिसके पास फीस अफोर्ड करने के पैसे नहीं है, वो बैकवर्ड है, राइट। मतलब कि आप देखिए इसमें भी मतलब रिजर्वेशन जिनको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें भी जो बैकवर्ड है, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना ट्राइबल्स की, कि ट्राइबल्स में भी हम लोग को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो देखने को मिलती है, यानी कि ट्राइबल ग्रुप में भी जो और वल्नरेबल है, और कई बार हम लोग बात करते हैं ना बैकवर्ड में भी और बैकवर्ड जो लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो उन तक हम लोग को टारगेटेड तरीके से उनको अब टारगेट करने की आवश्यकता है। और ऐसा हो भी रहा है, आप देखिएगा अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने बात भी करी थी कि ओबीसी में सब कैटेगराइजेशन करने को लेकर अभी काम चल रहा है, राइट। तो इस तरीके की अप्रोच जो है वो होनी चाहिए और आज की रेट में, कि जो टारगेट जो करो उनको करो जिन्हें बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिन्हें ऑलरेडी बेनिफिट मिल रहा है उनको टारगेट करने का आई डोंट थिंक की जरूरत है। और मेरे ख्याल से उनको भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो खुद ही इस लेवल पर आ चुके हैं कि वो कंपीट कर सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी कोटास, राइट। तो ये चीज है। अब देखो इसको बिल्कुल आप उस तरीके से समझना, मतलब ऐसा मत समझना जैसे मुझे पता है कि कुछ लोग जो हैं जो रिजर्वेशन को बहुत ही ज्यादा कास्ट से लिंक कर लेते हैं। आप आने वाले समय के ब्यूरोक्रेट्स बनने वाले हो, आपको जो चीजें देखनी है अपने सामने वो जनरलाइज लेवल पर देखनी है, ना कास्ट के आधार पर, ना रिजर्वेशन के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, किसी आधार पर आपको चीज नहीं देखनी। आपके सामने सभी लोग इक्वल होने चाहिए। और आपको किसके लिए काम करना है? उन लोगों के लिए, मतलब जनता के लिए आपको काम करना है। और मेन फोकस जब आप कल को मतलब ब्यूरोक्रेट बनोगे, आगे चल के स्टार्टिंग में तो आपको ऑब्वियसली बात है कि पॉलिसी एग्जीक्यूट करने का काम मिलेगा, बट जब आपको कुछ 10-15 साल काम करने के बाद आपको जब पॉलिसी बनाने का काम मिलेगा, तो आप किनके ऊपर अप्रोच करोगे कि यार जिनको बेनिफिट नहीं मिल रहा उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, इस पर बनाओगे ना आप अपनी पॉलिसी। ऐसे तो नहीं बनाओगे रिलीजन के आधार पर, कास्ट के आधार पर नहीं बनाओगे, राइट। तो आप उनको बनाओगे कि जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए। इस तरीके से आपकी अप्रोच रखनी है आपको। तो इसलिए अब इस एग्जाम की तैयारी करो, तो इस एग्जाम की तैयारी में इमोशनल नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकल तरीके से चीजों को देखकर चलना है, जो सही है वो उस पर काम करना है। और अगर मे भी शायद कई बार होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं उनकी अपब्रिंगिंग कुछ इस प्रकार से होती है कि वो सही को भी फिर वो गलत जो है वो मानने लगते हैं। वो उनकी भी गलती नहीं है, बचपन से जो चीज सीखेंगे वो ऐसा होगा ना। बट ये आपके ब्यूरोक्रेट में एक बड़ा, यानी कि ब्यूरोक्रेट बनने में एक बड़ा बैरियर हो सकता है, इस प्रकार की अप्रोच या इस प्रकार की थॉट, राइट। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज क्लियर कर ली कि इसमें बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है आप लोग को। गॉट इट, राइट। तो ये चीज हम लोगों ने देखी। और इवन वंस वुमेन आर ऑन द सेम टेबल एज मेन इन पॉलिटिक्स दे में कंटिन्यू टू फेस चैलेंजेस मेंशन। तो हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि एक बार जब वुमेन आएंगी पॉलिटिक्स में तो स्टार्टिंग में वो चैलेंजेस फेस करेंगी, नो डाउट। चैलेंजेस तो स्टार्टिंग में हर फील्ड में होता है, बट हाँ हम ये नहीं कह सकते कि ये चैलेंजेस हमेशा ही रहेगा, राइट। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, हम सोसाइटी को थोड़ा सा बिहेवियरियल चेंज, सोसाइटी में बिहेवियरियल चेंज जो है वो लाने की सख्त आवश्यकता है। संस्थागत, सामाजिक और व्यवहारिक परिवर्तन लाने की सख्त आवश्यकता है। इंस्टीट्यूशनल, सोशल एंड बिहेवियरियल चेंज लाने की सख्त आवश्यकता है। तो यहां तक बातें क्लियर है सभी लोगों को? किसी प्रकार का कोई डाउट? अरे सब लोग हैं कि चले गए? चलो चलो, डन डन है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ रहे हैं अब हम। G7 बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, B3W इनिशिएटिव। G7 का क्वेश्चन आएगा, B3W इनिशिएटिव, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव किसका है? तो G7 का हम लोग को देखने को मिलता है। इसके बारे में पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं, ग्रुप ऑफ 7 नेशन के बारे में। इन्होंने प्रपोजल रखा है, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी ये इनिशिएटिव लाया नहीं गया है, ये प्रपोजल है, ये आना बाकी है। और अभी रिसेंट एक G7 की मीटिंग हुई थी, 47th समिट। इसके इस दौरान जो है वो इसके बारे में बातें सामने रखी गई। और ये किस पर्पस के लिए लाया जा रहा है B3W इनिशिएटिव? चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के पर्पस के लिए लाया जा रहा है। और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि चाइना क्या कर रहा है गाइस। चाइना हाईवेज, रोडवेज और वाटरवेज या फिर मरीन रूट जो है वो क्रिएट कर रहा है, रेलवेज भी इसमें शामिल है। तो ये क्या कर रहा है? रूट्स क्रिएट कर रहा है, 3 कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट कर रहा है, अफ्रीका, एशिया और यूरोप, इनको अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू कनेक्ट कर रहा है।
राइट। और पूरी दुनिया अब जानने लगी, स्पेशली जैसे कि हम तो अपोज करते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, यूनाइटेड स्टेट्स भी अपोज करता है, उसकी अलग वजह है, हमारी अलग वजह है, राइट। तो सबकी एक अलग अलग वजह होती है। अब आप देखिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है, और इंटरनेशनल क्या, पर्सनल लेवल पर भी आप एक चीज अपने दिमाग में रखिएगा कि हर एक इंडिविजुअल के अपने अलग इंटरेस्ट होते हैं। आपके अपने अलग इंटरेस्ट होंगे, आपके भाई के बहन के अलग इंटरेस्ट होंगे, राइट, आपके फ्रेंड के अलग इंटरेस्ट होंगे, इंडिया का अलग इंटरेस्ट है, यूनाइटेड स्टेट्स का अलग इंटरेस्ट है, दूसरी कंट्रीज का अलग इंटरेस्ट है, जैसे कि डेवलपिंग कंट्री जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है, राइट। और जैसे कि अभी मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करना चाहूंगा, इंटरेस्ट पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा कि हम लोगों ने क्यों ज्वाइन नहीं किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। तो इसके बारे में पहले भी हम लोग हालांकि चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। तो मैं आपको एक क्लियर कट ये आइडिया देना चाहता हूं कि आपको पता रहे चीजों को, आप रिकॉल करो बार बार इस चीजों को और दिमाग में फिक्स कर लो। अभी हमारे प्लान्स क्या है, करंट अगर सिनेरियो की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत हमारा प्लान है। हमें अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना है, राइट, कि जिससे कि अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा बूस्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जीडीपी जीडीपी हमारी बढ़ेगी, और हमारा तो टारगेट है भी 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी को बनाना, राइट। तो हम लोग को जो है वो एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करना है। अब चाइना का जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, ये हमारे एक्सपोर्ट को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। ये चाइना भी मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, चाइना अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है। अब चाइना ये प्लान इसलिए लेकर आ गई है क्योंकि इससे अपने प्रोडक्ट्स को तीनों कॉन्टिनेंट में डिलीवर करना है, तीनों कॉन्टिनेंट में इसको अपना एक बड़ा मार्केट चाहिए, राइट। तो इस अप्रोच से इसने इस प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू किया हुआ है चाइना ने। बहुत शातिर है चाइना। तो अब हमारा क्या इंटरेस्ट, हमारे किस इंटरेस्ट में नुकसान हो रहा है, राइट। तो ऑब्वियस ही बात है हमारा भी आत्मनिर्भर भारत का जो प्लान है उस सेम प्लान है कि हमें भी जो एक बड़ा मार्केट चाहिए, राइट, दूसरी कंट्रीज को हमें कैप्चर करना है। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू चाइना के अगर प्रोडक्ट्स वहां पर दूसरी कंट्री में जाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि ये जिस रूट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को लेकर जाएगा, और जो कंट्री इसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं होंगी वो कंट्री उस रूट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इवन सबसे बड़ा डर, अगर हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखने की कोशिश करें, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल इस तरीके से चीजों को समझना, आपकी एक कॉलोनी है, ठीक है, आप जिस कॉलोनी में रह रहे हो, आपका घर जहां पर है, आपने किसी कॉन्ट्रैक्टर को बोल दिया कि यार चलो एक काम करो वहां पर गेट बना लो, राइट। आपने क्या बोला, अपनी सिक्योरिटी के लिए गेट बना लो, आपने बोल दिया, ठीक है। उस बंदे ने गेट बना दिया। अब वो गेट को बंद कब कर रहा है, कब खोल रहा है, वो किसके हाथ में चला गया, उसने जिसने बनाया है। अब बात को रिलेट करना, राइट, रिलेट करना बातों को, अब उसके हाथ में पूरी पावर चली गई कि गेट को कब खोलना है और कब बंद करना है, राइट, जिसने उस गेट को बनवाया है, राइट। अब यहां पर ये समझो कि ये जो कॉलोनी है इसको आप समझ लो कि ये डेवलपिंग कंट्री जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट कर रही है, फर्स्ट पॉइंट। एक दूसरी कॉलोनी भी ले लो जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, ये मान के चलो, यानी कि ये दूसरी कंट्री जैसे कि इंडिया। अब जो इसको सपोर्ट कर रही है, अब वो क्या हो गई, वो रिस्ट्रिक्ट हो गई। जैसा चाइना चाहेगा वैसा करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब देखो इसमें ये वाला भी गेम किया है चाइना ने बोला इन कंट्रीज को अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे इन्वेस्टमेंट करना है। अब भाई इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे तो इन्वेस्टमेंट तो लगेगा ही लगेगा ना। तो जब इन्वेस्टमेंट करेगा कोई व्यक्ति, अब तो उसके लिए चाहिए उसे पैसा। चाइना ने बोला तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, मैं देता हूं तुम्हें लोन। अब क्या हुआ, इसने कंट्री को लोन के अंदर दबा दिया। और इवन मैं आपको क्लियर कट अप्रोच बताता हूं चाइना की। चाइना चाहता है कि उसको लोन ना वापस करे, यानी कि उसका लोन ना चुकाए। अब आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, कौन ऐसा चाहेगा लोन देने के बाद कि लोन मुझे मत चुकाओ। मैं बोल रहा हूं चाइना चाहेगा, क्योंकि चाइना शातिर है। चाइना इसलिए चाहेगा क्योंकि एक बार एक कंट्री उसे लोन नहीं दे पाई, फेल हो गई, और अभी होना शुरू भी हो गया है, राइट। एक और अभी क्योंकि पेंडेमिक के कारण हमने देखा ना इकोनॉमी की हालत खराब है, वर्ल्ड इकोनॉमी की। अब एक बार कंट्री उस चाइना को लोन नहीं दे पाई, राइट, तो चाइना मनमानी करेगा, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, बोलेगा कि तुम्हारी कंट्री में पूरा का पूरा माल सिर्फ तुम हमसे परचेज करो, चलो तुम्हें रिलैक्सेशन देते हैं, कोई बात नहीं, हमसे परचेज करो, जो भी आपको चाहिए, नीड्स जिस भी चीज की आवश्यकता है सब हम बनाते हैं, सब हमारे पास मिल जाएगा आपको, राइट, सब हमसे लो, बट सिर्फ हमसे ही लेना है, दूसरे से नहीं लेना है। तो इसने क्या किया, एक कंट्री को पूरा मार्केट बना दिया। और जब एक कंट्री को मार्केट बनाएगा तो क्या होगा, डॉलर्स इसके पास आएंगे, चाइना के पास, अमीर बन जाएगा। भयानक इसकी जो अप्रोच है ना, बहुत, मैं बता रहा हूं ना आपको, बहुत पैसा कमाने वाला है चाइना। ये इसका इनिशिएटिव और सक्सेसफुल भी होगा जिस प्रकार से इसने काम करना शुरू कर दिया, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट हमें ऑल्टरनेटिव ढूंढना है, और ये ऑल्टरनेटिव आ रहा है, जैसे कि इस ऑल्टरनेटिव की हमने बात करी अभी,
राइट। G7 ने जो प्रपोज किया, ऐसे ही और भी काफी सारी कंट्रीज ने, यूरोपियन यूनियन ने कुछ समय पहले प्रपोज किया था, राइट। तो ये वाली अप्रोच, आप अप्रोच को समझे। अब दूसरा अप्रोच देखो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमने इसे ज्वाइन नहीं किया, एक तो हमारा मार्केट, हमारा इंटरेस्ट जो है वो मार्केट का हम लोग को देखने को मिल रहा है। दूसरा, अब हमें अगर इस गेट पर आने, यानी कि अब वापस से आ जाना इस स्टोरी पे, इस कॉलोनी वाले को इस गेट से निकलना है, तो क्या ये गेट से निकलने देगा? निकलने दे सकता है, बट उसके लिए चार्ज करेगा, तो यहां से भी पैसा कमाएगा, राइट। तीसरी बात, और जो बड़ी दिक्कत वाली बात है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर, ये क्या करेगा? अब ये बोलेगा कि यार मैंने रोड बनाई है। अब ये जैसे वापस आ जाओ इस स्टोरी पे आ जाओ, अब इस व्यक्ति ने गेट बनाया, अब ये बोलेगा यार इस गेट की देखभाल करनी पड़ेगी, मैं अपना वॉचमैन लगाऊंगा यहाँ पर इसकी देखभाल करने के लिए, सिक्योरिटी गार्ड को लगाऊंगा। वही कर रहा है चाइना। चाइना दुनिया भर में, यानी कि 3 कॉन्टिनेंट्स के अंदर जहां जहां पर भी इसके प्रोजेक्ट्स हैं, वहां पर अपनी सिक्योरिटी अलॉट कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे सिक्योर करना है, मतलब इन जगहों को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा है और मुझे उसको सिक्योरिटी देना जरूरी है, राइट, कि जिससे कि कुछ डैमेज वगैरह ना हो जाए। बट वो सिक्योरिटी के बदले में क्या करेगा? स्पाई, निगरानी करेगा, खुफिया जानकारी दूसरी दूसरी कंट्रीज की हासिल करेगा। समझ में आई आपको पूरी पिक्चर? ये चीज इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विसेज के अंदर। इस प्रकार की अगर आप क्लैरिटी रखते हो तो मजा आ जाएगा। पूरा गेम आपके हाथ में, हर एक चीज बिल्कुल इस तरीके से रखना है कि किसी प्रकार का कोई डाउट ही ना बचे। यहां पर क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़े। मतलब इसी टॉपिक में मैं आपको थ्योरी बता देता हूं, क्योंकि थ्योरी में ये सब चीज आपको नहीं मिलेंगी, राइट। अब ग्रुप ऑफ 7 क्या है? तो ग्रुप ऑफ 7 1975 में आई थी, मतलब 7 कंट्रीज का एक ग्रुप हमें देखने को मिलता है। पहले ये G8 हुआ करता था, रशिया को भगा दिया गया, उसके बाद फिर ये G7 बन गया, इंटर गवर्नमेंटल। ये हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। इसका हेडक्वार्टर नहीं है कहीं पर भी। अगर क्वेश्चन आ जाए G7 का हेडक्वार्टर बताओ कहां पर है, तो इसका कहीं पर भी हेडक्वार्टर हम लोग को नहीं देखने को मिलता। हर साल इनकी मीटिंग होती है। इन सभी कंट्रीज के जो कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी, जो इन सातों की सातों कंट्री के जो कॉमन इंटरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, राइट, तो उस पर ये बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अब कौन सी कंट्री है, नाम याद रखना, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये हम लोग को टोटल 7 कंट्रीज इसमें देखने को मिलती है, और सभी की सभी G7 कंट्री प्लस इंडिया जो है वो G20 का हिस्सा है, पार्ट है। और जो भी इनके डिसीजन जो होते हैं वो इनकी एनुअल समिट के दौरान होते हैं, और इनके डिसीजन नॉन बाइंडिंग होते हैं, और इनका कहीं पर भी ना कोई हेडक्वार्टर है, फिक्स्ड हेडक्वार्टर, ना ही कोई फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट। अब हम वापस जो अभी हमने बात करी B3W के बारे में, देखो फिर से याद रखो, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव, जो G7 का इनिशिएटिव है। तो इसका मेन एम ये है कि ये क्या कर रहे हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेफिसिट, पॉइंट टू बी नोटेड, इस डेफिसिट शब्द पर स्ट्रेस डालते हैं। चाइना ने क्या बोला डेवलपिंग कंट्री को? डेवलपिंग कंट्री ने डेवलपिंग कंट्री के पास गया, उकसाया इसने डेवलपिंग कंट्री को, बोला कि अरे यार हम रोड बनाते हैं, और अगर रोड रहेगी तो तुम्हारे पास आसानी से, रोड मतलब कनेक्टिविटी, रोड रहेगी तो तुम्हारे पास आसानी से सामान आ जाएगा, तो आसानी से सामान इंपोर्ट भी करा लोगे, एक्सपोर्ट भी करा लोगे, तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। और रोड तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, अगर कनेक्टिविटी है, रोड है, तो तुम तो बहुत कमाई करोगे, राइट। और इतनी सारी कंट्रीज के साथ तुम्हें इवन ये ऑफर भी दे रहा है, फ्री ट्रेड, कि आप अगर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनते हो तो आपको ज्यादा टोल नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि हम जाते हैं ना रोड पे, रोड पर हाईवे पर जाते हैं तो हमें टोल नाका मिलता है, हमें वहां पर टोल टैक्स देना होता है। तो उसने बोला डेवलपिंग कंट्री से जो इसको ज्वाइन करेगी, BRI को, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, कि तुम्हें ज्यादा टोल देने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उस पर ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे, तुमसे पैसे कम चार्ज किए जाएंगे। अब देखो मेंटेनेंस के पैसे तो लगते ही हैं, तो वो मेंटेनेंस की बस उससे लेंगे। तो ये वाली चीज यहाँ पर बताई गई। तो अब वो कंट्री एक्साइटेड कि अरे हाँ मुझे तो ज्वाइन करना है। अब फिर वो कंट्री बोले कि यार मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या करूं? तो चाइना बोलता कोई बात नहीं, पैसा नहीं तो क्या हुआ, मैं देता हूं ना लोन, क्या दिक्कत है, लोन लो मुझसे। और चाइना तो चाहता ही है, मैंने अभी आपको बताया, चाहता ही है कि वो कंट्री उसे डंप कर दे, कि जिससे कि वो फिर अपना एक अलग गेम खेलना शुरू करे। तो वही चीज, अब देखो सेम चीज B3W कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट डेफिसिट, ये डेवलपिंग कंट्रीज को और लो इनकम कंट्रीज को देगा, फंड देगा, बोलेगा कि चलो तुम्हारे पास नहीं है तो हम भी तुम्हें फंड देते हैं, बट समझाएगा। जैसे कि अब देखो 2 दुकानदार हैं, सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अब एक दुकानदार को दूसरे दुकानदार से ज्यादा बिक्री करनी है, तो उसके पास जो ग्राहक आएगा वो बुराइयां बताएगा उसको दूसरे दुकानदार की, यार ये इससे सामान लेकर जाओगे, सामान टूट गया ना वापस भी नहीं करेगा, हमसे लेकर जाओगे टूट गया तो उसको जोड़ के दे देंगे, राइट। तो उस तरीके से मतलब और अच्छी सर्विस बताएगा। अब वही कर रहा है। अब यूएसए और ये सब जो पूरे मतलब जो कंट्रीज हमें देखने को मिल रही है G7 के अंदर, क्योंकि पूरा गेम जो खेल रहा है ये यूएसए हम लोग को देखने को मिल रहा है, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान जो है ये यूएसए के नेतृत्व में हमें देखने को मिल रहा है। और यूएसए और चाइना कट्टर दुश्मन, आप सभी लोग जानते हैं कि इनके
बीच में रिलेशनशिप ठीक नहीं है। अब यूएसए का क्या इंटरेस्ट है ये भी जान लो, अब चलो लगे हाथ। अब मैंने आपको बताया ना पूरा खेल इंटरेस्ट का होता है। इंडिया का इंटरेस्ट एक तो स्ट्रेटेजिक भी है और दूसरा ट्रेड वाइज भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब यूएसए का क्या इंटरेस्ट है यहाँ पर, सुपर पावर का। यूएसए बहुत अच्छे से जान रहा है कि उसकी सुपर पावर की जो इमेज है वो कम होती जा रही है, और इस क्षेत्र पर अगर चाइना सक्सेसफुली इन 3 कॉन्टिनेंट्स को अपने कंट्रोल में कर लेता है, जो कि वो इस इनिशिएटिव के थ्रू कर भी लेगा नो डाउट, तो इस क्षेत्र पर, एशिया पैसिफिक क्षेत्र पर दबदबा जो होगा, और इवन नॉट इवन एशिया पैसिफिक क्षेत्र या 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अगर दबदबा या मोनोपोली अपनी चाइना ने क्रिएट कर ली, तो सुपर पावर की जो पोजीशन है ना, गद्दी जो है वो यूएसए से शिफ्ट होकर चाइना के पास चली जाएगी। दैट इज फॉर श्योर, राइट। इस तरीके से तो ये यूएसए का इसमें इंटरेस्ट जगमगा रहा है, राइट। तो वो चाह रहा है, फड़फड़ा रहा है कि जैसे जैसे करके डेवलपिंग कंट्री को समझाएं कि चाइना के साथ मत जाओ, चाइना के साथ जाओगे तो डुबा डालेगा। और पूछो, अब जैसे होता है ना, दुकानदार बोलता है कि वो प्रोडक्ट खराब है, अब ग्राहक कैसे माने कि प्रोडक्ट खराब है, तो दुकानदार ग्राहक को बोलता है कि उस भैया ने, आप जाके पूछो उस भैया से कि उस भैया ने भी इससे प्रोडक्ट लिया था और खराब हुआ तो इसने वापस नहीं किया, पूछो जाके, वो खड़ा हुआ है। अब यूएसए क्या बोल रहा है डेवलपिंग कंट्री से, जाके पूछो साउथ चाइना सी में आइलैंड कंट्री से कि तुम्हारे ऊपर कब्जा किया कि नहीं किया चाइना ने, तो तुम्हें परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा। पूछो जाकर इंडिया से कि इंडिया के ऊपर समय समय पर जाकर वहां पर अपनी आर्मी स्टैब्लिश कर देता है कि नहीं कर देता। ये अप्रोच आपको लोकल तरीके से, यानी कि सिंपल तरीके से ये अप्रोच समझनी है बस। और जहां आपने ये अप्रोच समझी इस प्रकार की, मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है पूरे, राइट। तो वही चीज, आप देखो चाइना की जो BRI प्रोजेक्ट में 2600 कुछ प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट ये कर रहा है। वैसे ही ये B3W इनिशिएटिव में इन्वेस्टमेंट जो है वो इनके द्वारा किया जाएगा, G7 और इन कंट्रीज के द्वारा, राइट। अब BRI प्रोजेक्ट जो है गाइस, ये डेट ट्रैप, वही चीज मैंने आपको बताई, पूरी की पूरी जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ वो आपको थ्योरी में भी मिल जाएगी, बट वो एज इट इज जिस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया वैसे शायद ना मिले वर्ड टू वर्ड, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो थ्योरी में कभी मिलती ही नहीं है। आप कितना भी कोशिश कर लो, थ्योरी के थ्रू जो है वो आप जल्दी से चीजों को समझ नहीं पाओगे, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, और स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशन की बात आती है तो उसको थोड़ा समझना सटीक तरीके से वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। तो ये पूरी चीज जो मैंने भी आपको ऑलरेडी बताई थी, और 2035 तक 40 ट्रिलियन यूएस डॉलर की आवश्यकता है डेवलपिंग नेशंस को जो है वो प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कि डेवलपिंग नेशंस को फंड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा जिससे कि वो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट करने में अपना इन्वेस्टमेंट कर सके। तो ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है। अब देखो ये भी कहा जाता है कि दूर आए दरस्त आए, बट आ तो गए, मतलब कि अभी यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर आगे चल के कंक्लूजन में कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक अच्छा तो माना जाता है, बट सॉरी बेल्ट एंड रोड नहीं, B3W इनिशिएटिव जो है वो आज की डेट में आया, थोड़ा सा लेट आया, बट ठीक है चलो आ तो गया। और अब अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो बढ़िया हो जाएगा, राइट। यानी कि इस प्रकार के चाइना के झोल में जो है वो फंसने से बच जाएंगे। और वही चीज मैंने आपको जो चीज पूरी समझाई है ना, वो पूरा का पूरा थ्योरी में लिखा हुआ है। आप बोलो तो थ्योरी पढ़ाऊं कि चलेगा, आप पढ़ लोगे खुद से ही है, जल्दी बताओ, क्योंकि पूरी की पूरी जो चीज मैंने आपको समझाई है पूरा का पूरा यहाँ पर मेंशन्ड है। जल्दी बोलो जल्दी बोलो, क्योंकि 2 और बड़े टॉपिक अपने सामने रखे हुए हैं अभी। चलो डन डन डन, चलो ठीक है। अब नोट्स आपको मिल जाएंगे, पूरी चीज मैंने आपको समझाई है, एक बार बस गो थ्रू कर लेना, रीडिंग कर लेना। अब पेपर 2 से रिलेटेड इतने ही टॉपिक्स थे, अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको पता होगा इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मास्टर कार्ड जो है इस पर बैन लगा दिया है, राइट। पता है ना आपको, मास्टर कार्ड पर और भी काफी सारे ये कार्ड्स वगैरह, ये नेटवर्क कंपनीज वगैरह जो है इस पर बैन लगा दिया। क्यों बैन लगाया, किसी को पता है क्यों बैन लगाया? क्योंकि ये जो कंपनीज हैं ये इंडिया का जो डेटा है उसे फॉरेन लैंड में, फॉरेन कंट्री में जो है वो स्टोर कर रही हैं, फॉरेन लैंड में स्टोर कर रही हैं। अब फॉरेन लैंड में स्टोर करेंगी, उससे क्या प्रॉब्लम है? उससे प्रॉब्लम ये है कि ये इस डेटा का गलत उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल वर्ल्ड में जो कुछ भी है वो डेटा ही है, राइट। और इवन आपको पता होगा गाइस कि ये डेटा जो होता है वो करोड़ों रुपए में बिकता है, करोड़ों रुपए में, राइट। और इंडिया जो है वो सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा आबादी इंडिया के पास है। युवाओं के मामले में हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड के रोल पर आ जाते हैं, और आने वाले मेरे ख्याल से 2030 और 35 तक, 2035 तक, 2030 टू 35 तक हम लोग जो है वो टॉप हो जाएंगे, चाइना को क्रॉस कर देंगे, सबसे नंबर 1 पॉपुलेशन हमारी होने वाली है आने वाले समय में, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रिसर्चर्स, राइट। तो उन्होंने ये प्रेडिक्शन किया हुआ है, राइट। तो अब इतना बड़ा डेटा और
किन लोगों का डेटा? जो जिन लोग के पास परचेजिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, यानी कि युवा, तो उनका डेटा आसानी से बिकता है। और दूसरी बात, जैसे कि ये जो डेटा होते हैं ना, ये बहुत, यानी कि कई बार हम लोग ऐसा देखते हैं कि इन डेटा अगर किसी के पास चले आए तो एक व्यक्ति के सामने वाले की प्रोफाइल तक हैक कर सकता है, मतलब कि उसके डिजिटल रिकॉर्ड्स को या जो भी चीज उसका बैंक अकाउंट वगैरह हुआ है, जो कुछ भी चीज हुई वो हैक कर सकता है, राइट? अब आप बोलोगे सर ये कुछ मात्र डेटा से कैसे चीजें हैक हो जाती हैं? जैसे कि गाइस आपको पता होगा कि जब भी आप मतलब किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट को बनाते हो, लॉग इन करते हो, तो उस पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह मेंशन करते हो। जैसे बैंक अकाउंट आपने बनाया तो डीओबी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आपका क्या है वो मेंशन करते हो, राइट? पूरा आपकी ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, ये सब चीजें मेंशन करते हो। तो ये हैकर्स लोग क्या करते हैं, ये पहले तो फोन के अंदर कुछ इस प्रकार का स्पाईवेयर वगैरह डाल देंगे जिससे कि उनको आपके फोन की इंफॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कि ओटीपी वगैरह हुआ, ओटीपी पता लग जाए। अब क्या होगा, वो फॉरगेट अकाउंट करेंगे, उनने वहां यहां पर आपके अकाउंट से फॉरगेट अकाउंट किया, उसने पूछा आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओ, उसके पास आपका डेटा होगा, तो उस बेसिक डेटा से वो आपकी डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। और देखो ये चीज पता है हमारे इंडिया में ही है, हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा लोग जो है वो डेट ऑफ बर्थ देने में कतराते नहीं है। मैंने खुद एक कॉल सेंटर पर काम किया हुआ है, मतलब जब मैं मेरे ख्याल 10-12 साल से ज्यादा की बात हो गई है। मैं जब स्कूल के बाद जो है जैसे ही स्कूल मेरा खत्म हुआ था तो मैंने एक कॉल सेंटर को ज्वाइन किया था, रात में 9 से सुबह 6 बजे का ये कॉल सेंटर होता था, इंटरनेशनल। यूएसए और कनाडा पर मैं कॉल करता था। यूएसए और कनाडा वाले लोग से अगर पूछ लो ना कि डेट ऑफ बर्थ दे दो, गुस्सा हो जाते हैं वो लोग। और हमारे यहाँ पे पूछ लो किसी से कि डेट ऑफ बर्थ बता दो, तुरंत बता देंगे, क्योंकि पता होता है कि ये सब। और देखो ये मैं बात करूं 10 से 12 साल पुरानी, तो आप सोच सकते हो कि उन लोग कितने ज्यादा मतलब डिजिटली उस समय लिटरेट थे, जिस समय इतना तेजी से रेवोल्यूशन हम लोग को नहीं देखने को मिला था। उस समय जब शुरुआती हुई थी बस, तो उस समय उस पीरियड में वो कितना ज्यादा लिटरेट थे, राइट? तो यही फर्क हो जाता है डेवलप्ड कंट्री में और डेवलपिंग कंट्री में। और ये फर्क अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और हमारी जो कंट्री अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लोगों को नॉलेज मिलती जा रही है, लोगों को पता लग रहा है कि क्या थ्रेट्स हैं, राइट, डिजिटली। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो डेटा स्टोर अगर फॉरेन लैंड में होगा तो ये हमारे लिए खतरा है, राइट? तो ये वाली चीजें। तो इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरली कहा था 2018 के सर्कुलर में कि डेटा स्टोर जो करना है, सभी जितनी भी फॉरेन कंपनी जो कि डेटा जो है वो लेती हैं, या कोई भी कंपनी अगर डेटा, चाहे वो इंडियन कंपनी क्यों ना हो, कि वो अगर डेटा अगर सीक कर रही है अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से, तो डेटा को इंडिया की टेरिटरी के अंदर ही स्टोर करना है। अब डेटा को स्टोर करने का मतलब समझ रहे हो ना आप किस प्रकार से? जैसे कि आसान शब्दों में, हमें अगर कोई डॉक्यूमेंट स्टोर करना होता है, हम क्या करते हैं, पेन ड्राइव पर वो डॉक्यूमेंट स्टोर कर लेते हैं, या हार्ड डिस्क पर वो डॉक्यूमेंट स्टोर कर लेते हैं। अब वो हार्ड डिस्क हम अपने साथ कहीं पर भी रख सकते हैं। ऐसा ही होता है ये सर्वर में। जैसे कि आप अभी ये मेरा वीडियो देख रहे हो, राइट? अब ये वीडियो जो सेव होगा वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सर्वर में ही सेव होगा जाकर, राइट? और वो सर्वर जो होता है वो एक्चुअल में कोई फिजिकल जगह होती है जहां पर सिस्टम्स होते हैं, जहां पर बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं, जहां पर ये डेटा स्टोर करके रखा जाता है एक एरिया पर, एक लोकेशन पर। एक रूम जितना हमारा घर का रूम होता है ना, लिविंग रूम की बात कर रहा हूं, उतना बड़े बड़े कंप्यूटर्स हम लोग को देखने को मिलते रहते हैं, सुपर कंप्यूटर्स, राइट? तो ये चीज होती है, तो वहां पर डेटा स्टोर होता है। तो कहा जा रहा है कि इस प्रकार के सिस्टम जो है वो इंडिया की टेरिटरी में रखना है। अब ये मास्टर कार्ड और ये दूसरी जो कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रही है, जिनको अभी बैन कर दिया है, जिनको काम करने से रोक दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, राइट? तो इसलिए रोका क्योंकि उनको कहने के बावजूद भी उन्होंने फॉरेन लैंड में जो है वो अपना डेटा रखा था, इंडियंस का डेटा रखा था। और फिर आज की डेट में वो गिड़गिड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब मास्टर कार्ड ने बोलना शुरू कर दिया कि हम आपकी पॉलिसी को अपना लेंगे, हम जो है वो डेटा इंडिया के अंदर ही स्टोर करके रखेंगे। तो इसने तो बोल दिया, हालांकि बेटा अब बोलने का क्या मतलब, इतना वार्निंग दी है। बट मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ समय तक या फिर कुछ पेनाल्टी वगैरह चार्ज करके उसे अलाउ कर देना चाहिए, राइट? और बट वो कुछ समय बाद करना चाहिए, अराउंड 3-4 मंथ्स के बाद, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि इससे अब इस एक्शन से एक मैसेज चला गया है जितनी भी फॉरेन कंपनीज हो उनको, कि अगर इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें हटा दिया जाएगा बिना कुछ सोचे। अब देखो मास्टर कार्ड आप देखिए, आपके पास भी शायद आपके पेरेंट्स या फैमिली मेंबर आसपास देखना, किसी ना किसी के पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में मास्टर कार्ड होगा। मेरे पास दो, एक डेबिट कार्ड है, एक क्रेडिट कार्ड है, और दोनों में ही मास्टर कार्ड बना हुआ है। मतलब कि मास्टर कार्ड का नेटवर्क मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उठाकर देख लो अपने पास, आपको मास्टर कार्ड का नेटवर्क समझ में आ जाएगा कितना बड़ा है, राइट? तो जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको, इतनी बड़ी फर्म को, इतनी बड़े नेटवर्क को, मतलब उसके उल्लंघन करने के बाद एक बार में निकाल सकती है, तो दिस इज द मैसेज टू एवरी कंपनी, एवरी फॉरेन कंपनी जो कि इंडिया में ऑपरेट कर रही है। मैसेज है उनके लिए कि इंडिया के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करोगे तो हटा दिए जाओगे, मतलब कि निकाल दिए जाओगे। और कोई कंपनी नहीं चाहेगी, इंडिया के अंदर तो उनका धंधा होता है, इतनी पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, तो उनके लिए मार्केट है, वो क्यों चाहेंगे कि
इस प्रकार से अपने बिजनेस को कम करने पे या फिर अपने बिजनेस को डैमेज करने में क्यों चाहेंगे? वो तो करना ही पड़ेगा उनको। तो ये एक अच्छा मैसेज भी है। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर में भी, मेंस में इस प्रकार की चीज लिख सकते हैं कि कई बार जो स्ट्रिक्ट एक्शन होते हैं वो एक मैसेज के तौर पर भी होता है, राइट? जैसे कि आप हो, आप कल को डीएम बनोगे, आपके ऑफिस में अगर आपको पता लगा कि कोई किसी प्रकार के करप्शन में इन्वॉल्व है, अगर कोई इंडिविजुअल छोटे मोटे करप्शन में भी इन्वॉल्व होगा, राइट, और अगर आप उसको थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होकर थोड़ी सजा दे दोगे तो वो एक मैसेज चले जाएगा आपके पूरे ऑफिस में कि यार ये अधिकारी जो है ये बर्दाश्त नहीं करते इस प्रकार की हरकत, तो हमें थोड़ा सा बच के चलना पड़ेगा, राइट? इस तरीके की चीजें ये बहुत जरूरी होती है। और जितने भी सिस्टम प्रोवाइडर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको डायरेक्शन दिया था कि 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें ये इंश्योर करना है कि पूरा का पूरा डेटा जो है, जितनी भी इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करते हैं वो इंडिया के अंदर ही ओनली इंडिया के सिस्टम्स में ही स्टोर की जाएगी, इंडिया में, राइट? इंडिया के अंदर, राइट? और इसको जो है वो ऑडिट करेगी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, राइट? CERTIN इसको ऑडिट करेगी, चेक करेगी कि जो कंपनीज कह रही है वो सही है कि नहीं है, राइट? अब क्या रीजंस दिए कि पेमेंट फर्म्स के द्वारा, यानी कि मास्टर कार्ड और ये सब कंपनी ने क्या बोला कि क्यों उन्होंने आरबीआई के डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया? तो उन्होंने बोला कि यार हमारा जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो बाहर है, राइट? मतलब हमारे फॉरेन लैंड में है और उसको एकदम से शिफ्ट करना मतलब कि ट्रिलियंस मिलियंस मनी जो है वो खर्च करना, लगा देना, राइट? पैसे लगा देना। तो हमारा बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था इस शिफ्टिंग में, तो इसलिए हमने नहीं किया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला तो भाड़ में जाओ, पैसा नहीं लग रहा तो क्या, पैसा लगेगा तो करना तो पड़ेगा, ये तो डेटा सिक्योरिटी की बात है, राइट? नहीं तो फिर हम वो अलाउ नहीं करेंगे इस प्रकार से, क्योंकि ये सब चीजें जो होती हैं अगर एक बार अलाउ कर दिया गया तो फिर वो दूसरी कंपनीज भी करना शुरू कर देती। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला कि हमें उससे कोई मतलब नहीं, तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, हमने जो बोला वो चीज करनी जरूरी है। अब वो बोल रहा है कि मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ, राइट? मास्टर कार्ड। और इसी प्रकार की चीज जो इंडिया का जो एक्शन है ना, ये दूसरी कंट्री को भी जो है वो इस प्रकार के एक्शन लेने में हेल्प करेगा। मतलब क्योंकि क्या होता है कि एक बार आप जब बेंचमार्क सेट कर देते हो तो फिर उस पर आपको बरकरार रखना पड़ता है। अब देखो इसने सेट कर दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, अब इसको देखकर दूसरी कंट्री भी खुश हो जाएंगी, राइट? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज है। और इवन पता है क्या हुआ था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी सजेशन दिया था कि कुछ जो नॉर्म्स है, कुछ जो नियम है डेटा के ट्रांसफर को लेकर उसे ईज कर देते हैं, यानी कि उसको इस प्रकार से कर देते हैं कि कंपनीज को नुकसान ना हो, फायदा रहे, या फिर किसी प्रकार से जैसे कि इन्वेस्टमेंट की बात आई ना, कि पैसे लगने की बात आई डेटा ट्रांसफर में, तो उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साफ साफ मना कर दी कि हम कोई भी चेंज जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो प्रोटेक्टर है, यानी कि प्रोटेक्ट करके रखती है जितने भी हमारे फाइनेंशियल सिस्टम है उसको। और उसमें अगर किसी प्रकार से दरार आती है, किसी प्रकार का लीकेज होता है, तो ये हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर काफी बड़ा डैमेज हो जाएगा, राइट? नुकसान हो जाएगा। ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इस मूव के सिग्निफिकेंस की, महत्व की बात करें गई तो जितने भी पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो स्टोर करते हैं एंड टू एंड ट्रांजैक्शन डेटा को तो इंडिया के अंदर, तो अब उनके पास एक मैसेज चला गया कि उन्हें जो है वो यहीं पर ही जो है स्टोर करके रखना है, इंडिया में ही स्टोर करके रखना है, राइट? तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और एक और चीज है कि जैसे कि इसका मतलब ये नहीं कि मास्टर कार्ड जिन लोग के पास है उनका मास्टर कार्ड जो है वो बंद हो जाएगा, काम नहीं करेगा। अब से नए कस्टमर जो है वो मास्टर कार्ड को नहीं मिलेंगे, मतलब कि मास्टर कार्ड नेटवर्क में अब नए कस्टमर मतलब नहीं इनरोल होंगे। मास्टर कार्ड नए कस्टमर्स को या दूसरी फर्म जिनको बैन किया है वो नए कस्टमर्स को इशू नहीं कर सकती अपनी सर्विस, पुराने कस्टमर्स को उनकी सर्विस देगी वो, राइट? बट नए कस्टमर्स को अब एनरोल नहीं कर सकती। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और यही चीज है कि सभी कंपनीज जो है उनको मानना पड़ेगा, राइट? ये पूरी चीज है। और ये वाली चीज भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, इसके तहत जो नेटवर्क कार्ड्स वगैरह जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, ये सब फॉर्म मास्टर कार्ड हो गई, वीजा हो गई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गए, तो ये पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स हैं। तो इन्हें ऑपरेट जो करने का जो ऑथराइजेशन दिया जाता है और इनको जो रेगुलेट किया जाता है वो इसी पर्टिकुलर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत किया जाता है। और आरबीआई जो है ये रेगुलेट करती है पूरी चीजों को। जैसे मैंने आपको बताया, आरबीआई जो है वो एक प्रोटेक्टर के तौर पर हमें देखने को मिलती है, राइट? रियल चीज है जिसके बारे में बस आपको जनरल सा आइडिया होना चाहिए, राइट? और इवन आरबीआई ने ये भी डिसाइड किया है कि ये नॉन बैंक एंटिटीज को, प्रीपेड पेमेंट बैंक्स इशुअर को, कार्ड नेटवर्क को, व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को, ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म को, राइट, तो ये उनको अलाउ कर रहे हैं कि वो सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का मेंबर बन सकते हैं, जिससे कि वो इफेक्टिव तरीके से आरटीजीएस और एनईएफटी का फायदा उठा सकें, यानी कि अपने सिस्टम में आरटीजीएस और एनईएफटी की सुविधा अपने बेनिफिशियरीज को या फिर अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को जो है वो दे सकें, राइट? और ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस प्रकार की चीज, क्योंकि आज की डेट में डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी जो है
वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और सभी कंपनी को जो है वो आरबीआई और इंडिया के कानून का पालन करना जरूरी है, राइट। तो ये एक मैसेज है एक प्रकार से, तो ये सही चीज, मुझे तो ऐसा लगा कि इस प्रकार का एक्शन लेना सही है। बट हाँ, मुझे ये भी लगता है और आप आपको अपने मेंस में भी लिखना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी कंपनी, उसका नेटवर्क जो है वो काफी ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो कुछ समय के बाद जो है वो उसे छूट दे देनी चाहिए। मतलब आप कह सकते हो कि कुछ समय के लिए उसको सस्पेंड कर दो आप, सस्पेंशन इज गुड फर्स्ट टाइम के लिए, राइट। क्योंकि इसने फर्स्ट टाइम ऐसी चीज सामने आई है, हालांकि इसको पहले भी वार्निंग दी गई थी, वो एक अलग बात है, बट पहली बार एक्शन लिया गया इस प्रकार से, तो उसको एक बार कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दो, फिर उसको रिवाइव कर दो, फिर उसने अगर किया तो फिर फाइनली उसको फिर अलाउ मत करो। बट एटलीस्ट इस प्रकार से सस्पेंड करना मतलब कि बिजनेस डाउन होना एक कंपनी के लिए, और कोई कंपनी नहीं चाहती कि उसका बिजनेस वगैरह जो है वो डाउन हम लोग को देखने को मिले। और इवन इंडिया को जो है वो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, यानी कि कंपनी के साथ ट्रीटी जो इंडिया करती है, राइट, तो उससे बियॉन्ड अब इंडिया को जाना चाहिए, राइट। क्योंकि इस प्रकार की जो ट्रीटी हम लोग को देखने को मिलती है वो स्लो होती है, इनइफेक्टिव होती है, और इंडिया को बायलेटरल ट्रीटीज डेटा ट्रांसफर के लिए जो है वो करनी चाहिए, साइन करनी चाहिए, जैसे कि यूरोपियन यूनियन, यूके और यूएसए के साथ। ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और आइडिया मस्ट बी to ensure that Indian law enforcement requirements of access to data are met in timely manner, while at same time allowing data flows to foster innovation and trade in tech ecosystem। तो एक तरफ तो हमें डेटा सिक्योरिटी पर काम करना चाहिए, दूसरी तरफ नए नए इनोवेशन पर काम करना चाहिए कि नए नए इनोवेटिव नई नई टेक्नोलॉजी जो है वो लाई जाए, जिससे कि डेटा फ्लो तेज हो सके, राइट, और सस्ते में हो सके, कॉस्ट इफेक्टिव भी वाली चीज भी हम लोग को देखना है, राइट। तो चलो ये लास्ट था, इसी के साथ पूरा लेक्चर आज का खत्म हुआ। कैसा लगा आपको लाइव क्लास, ठीक लगी कि नहीं लगी? यार इसमें पता है एक सिस्टम था, कल आ गया था, पता नहीं आज नहीं आ रहा। जैसे कि आपको मेरे ख्याल से ये स्क्रीन पर ऊपर देख रहे होंगे, पेन वगैरह दिख रहे होंगे, और एक टाइम गलत दिखा रही है, पता नहीं क्या हो गया, आज सुबह से टाइम गलत दिखा रही है, 9:41 पे अटक गया है, राइट। तो ये ऊपर जो आपको दिख रहे होंगे ये भी हट जाता है, वो पता नहीं कैसे हटता है, कल हो गया था, आज हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आई है। आप लोग हो अभी भी कि नहीं हो, चले गए हो? तो देखो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स जो होंगे ना, उन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को अपन, मैं अगर मुझे लगता है कि यार कुछ टॉपिक्स जो है जिसमें और अच्छे और तरीके से कंसेप्ट बिल्डअप करने की आवश्यकता है, उसमें अगर मुझे लगता है कि यार मुझे डिलीवर करते समय अगर कोई एरर हो जाए, जैसे कुछ होते हैं ना रोबोटिक्स वाले कुछ टॉपिक्स हो गए, कुछ टेक्निकल टॉपिक्स हो गए, हाईली टेक्निकल टॉपिक, क्योंकि ये सब टॉपिक्स तो आज के ऐसे थे कि जनरल डिस्कशन वाले थे, तो ऐसे जो हाईली टेक्निकल टॉपिक्स होंगे उसका मैं अलग वीडियो बनाकर आपको उसकी अलग से लिंक दे दूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म पर ही, टीचमेंट पर ही आपको एक अलग से लिंक जो है वो मिल रही होगी। आज तीन चार पांच टॉपिक थे आज, पता लग जाएंगे आपके पास, तो नोट्स आ ही गए, इसमें इसमें ही मेंशन कर दिए मैंने नोट्स भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं सोच रहा हूं कि वो सही रहेगी, मेरे ख्याल से अच्छा लगेगा। और भी 10 मिनट बस, 10 मिनट, हाँ हाँ ठीक है गाइस, फिर साइन ऑफ करें। और देखो पॉलिटी का कोर्स है अपना, एनवायरमेंट का कोर्स है, इकोनॉमिक्स का कोर्स है, जिनको भी कोर्स चाहिए उनको बताना, आप लोग भी बताना, आपने तो सभी लोगों ने एनरोल किया ही हुआ है, राइट। हिस्ट्री का भी है, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज भी है, करंट अफेयर्स का पेड पैकेज भी है, ठीक है। साइन ऑफ करें। सबको कैसा लगा, ठीक लगा कि नहीं लगा? इसको कंटिन्यू रखा जाए या फिर नॉर्मल रूटीन पर ही आए? और यहीं पर ही आपको रिकॉर्डेड क्लास भी यहीं पर ही मिल जाएगी, यानी कि इसी प्लेटफॉर्म पर कहीं जाने की जरूरत नहीं, और बिल्कुल एड फ्री रहेगा, कोई एड वेड नहीं आएंगे, किसी प्रकार का डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और कुछ भी सेशन के दौरान यानी कि लेक्चर के दौरान भी अगर कुछ डाउट होता है तो उसी समय अपन उस डाउट को भी क्लैरिफाई कर देंगे। और इससे ये भी रहेगा कि एटलीस्ट आपके माइंड में ये चीज रहेगी कि नहीं यार 6 से 7 बजे क्लास करनी है, तो मॉर्निंग में ही आपका एक मतलब अच्छे टॉपिक जो है वो आपके कवर हो जाएंगे, मतलब कि आप ये मान के चलो कि आपका इंजन जो है वो मॉर्निंग में चलना शुरू हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद ब्रेक लेकर फिर आप अपनी पढ़ाई करना शुरू कर दो, ठीक है। कंटिन्यू करें गाइस। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू, ठीक है। चलो मैं साइन ऑफ कर रहा हूं, अब मिलते हैं हम लोग कल सुबह 6 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।